ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। हमारे मुल्क में बचपन से हम देखते आए हैं, लड़कपन भी हमने गुजार दिया। हम सोचते थे कि हमारे यहाँ हमारे मसले कुछ हल होंगे, कम होंगे। पहले पानी का मसला है, बिजली का मसला है और अब गैस का मसला भी हो गया है। इन बरसों में हमने देखा है कि हमारे यहाँ मसाइल का एक अंबार लगता चला गया है, आबादी बढ़ती गई है और गवर्नेंस का क्राइसिस जो है वो भी गहरा होता गया है। आज के इस प्रोग्राम में हमारी तवज्जो का मरकज़ है बिजली का बहरान, क्योंकि मुल्क में गर्मी की जो लहर है, हर तरफ से शिकायत आ रही है लोड शेडिंग की, महंगे बिजली के बिलों की, और ये भी अब सुनने को आ रहा है कि जो बजट आएगा IMF की इंस्ट्रक्शंस के तहत उसमें ये सब चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी। तो हमें आज प्रोग्राम में इन मामलात को समझाने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी काबीना के वज़ीर उवैस लगारी साहब इस्लामाबाद से। उवैस लगारी साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला है। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मैं एक मुख्तसर सा जायज़ा हमारे देखने वालों के लिए पेश करना चाह रहा हूँ कि हम खड़े कहाँ पर हैं। तो इस साल के गुज़ारे के फिगर्स जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन ये हमें जहन में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ पिछले साल ये जो गर्मियों का मौसम था, उस वक्त हमारी जो प्रोडक्शन है एनर्जी की वो 21,000 मेगावाट के करीब थी, जबकि जो डिमांड है वो 28,000 मेगावाट के करीब थे। इस तरह हमें पिछले साल गर्मियों में 7,000 मेगावाट की शॉर्टेज हमने फ़ेस की। हमारे एनर्जी मिक्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो बेशतर इन्हिसार है वो फॉसिल फ्यूल्स पे है, यानी कि तेल, गैस और कोयले की इंपोर्ट पर है। तकरीबन 61% जो है हमारा जो एनर्जी है वो इन चीज़ों पर चलता है, जो बहुत महंगी होती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जब रेट्स ऊपर जाते हैं तो हम यहाँ पे हिल जाते हैं। इस एनर्जी मिक्स में आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पानी से जो हम बिजली पैदा करते हैं वो महज 24% है, न्यूक्लियर एनर्जी 12% है, और जो काबिल तजदीद तवानाई है यानी रिन्यूएबल्स मतलब कि शमसी तवानाई, पन बिजली, वो महज 3% तक है। हम बार बार कहते रहे हैं कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, लेकिन हमने अमली तौर पर वो काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। आज की इस गुफ्तगू में आप हैवी ड्यूटी जार्गन भी सुनेंगे, डिस्कोस की बात होगी, नेपरा की बात होगी, सर्कुलर डेट की बात होगी। ये कुछ पेचीदा से कॉन्सेप्ट्स हैं। एक सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आगे फिर कोशिश करेंगे कि वजाहत के साथ हम आगे बढ़ें। सर्कुलर डेट का बार बार जिक्र आता है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इस वक्त हमें $10 बिलियन के सर्कुलर डेट का सामना है। ये सर्कुलर डेट क्या है? बुनियादी तौर पर ये सप्लाई चेन का इशू है, कैश फ्लो का ये मसला है। यानी कि जब सरकार मकरूज़ हो, उसके पास पैसे ना हो, तो वो आगे अदायगियाँ नहीं कर सकती। लोगों में जो इस वक्त जो उनका बुरा हाल है वो भी अपने बिल पे नहीं करते, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बर वक्त अदायगियाँ नहीं होती, ना सरकार की तरफ से ना लोगों की तरफ से। इसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं ये अपने पावर प्रोड्यूसर्स को टाइमली पेमेंट्स नहीं कर सकती। जवाब में फिर वो अपने फ्यूल सप्लायर्स को अदायगियाँ रोक देते हैं, जिसके बाद फिर जो तेल की इंपोर्ट है उसके पैसे कम पड़ जाते हैं, और यूँ ये जो विशियस सर्कल जिसको हम कहते हैं ये अपने आप को परपेचुएट करता है। ये तो सिर्फ बिजली की बात है। गैस का जो सर्कुलर डेट है वो एक अलग गड़बड़ घोटाला है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। तो उवैस लगारी साहब हमारे साथ हैं। ये बुनियादी 2-3 बातें मैंने रख दी हैं। उवैस लगारी साहब, आपसे पहला सवाल कि हम कभी कभी ये सुनते थे CPEC वाले दिनों में कि अब हम एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा बिजली है। फिर पता चला कि हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत होते हैं, इसलिए हम वो पहुँचा नहीं पा रहे, और वो कोई 20% तक हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। ज़रा बताएंगे कि इस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग का हाल है क्या? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। पहले तो मुझे आप शाबाश दें कि ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं इनको जानने के बावजूद ये मैंने पोजीशन एक्सेप्ट की है। सो प्लीज विश मी गुड लक ऑल्सो एंड जस्ट प्रे फॉर मी कि खुदा खैर से रखे और इन प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकें। देखिए, जो बेसिकली पाकिस्तान के पावर सेक्टर के 4 इश्यूज़ हैं। सबसे पहले जनरेशन है, ट्रांसमिशन में भी इश्यूज़ हैं, जनरेशन के इश्यूज़ हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क्स के अंदर इश्यूज़ हैं, और इन तीनों इश्यूज़ को हमने अगले चंद सालों के अंदर कोशिश करना है कि जितने इश्यूज़ को रिड्यूस कर सकें करें। जनरेशन का सबसे पहले इशू ये है कि 2013 से 18 के दौरान जब लोड शेडिंग के अंदर मुल्क जी डूबा हुआ था,
तो हमें एक क्रेज़ था और सही था, लोगों की डिमांड थी कि लोड शेडिंग कम करो। तो उस वक्त जितने भी पावर प्लांट्स लगाए गए वो एक बेसिक एस्टिमेशन के मुताबिक लगाए गए कि आपकी डिमांड क्या होगी। वो डिमांड हमने असेस की उस वक्त 5 या 6% इकोनॉमिक ग्रोथ की बेसिस के ऊपर। वो जब डिमांड के मुताबिक प्लांट्स लगा दिए और इकोनॉमी ग्रो नहीं हुई और हमारी जो डिमांड की जी मटीरियलाइजेशन है वो जब नहीं हुई तो हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ी। कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ी तो हमारा इस वक्त 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ पावर इज़ आर कैपेसिटी पेमेंट्स और फ्यूल कॉस्ट बहुत कम है उसकी बनस्बत। उसकी वजह से बिजली महंगी हुई। बिजली महंगी हुई, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर गवर्नेंस और भी कमज़ोर होती रह गई। गवर्नेंस की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बोर्ड्स जो थे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, रिश्तेदारों के इन्फ्लुएंस, लोग बिजनेसमैन और इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स के इन्फ्लुएंस के तहत जी मरते रह गए। इनएफिशिएंट कंपनीज होती रह गई। वहाँ से हमें पैसों की आमद नहीं हुई और ये सर्कुलर डेट जी बढ़ता गया। अब हमें तीनों फ्रंट्स के ऊपर आज भी अगर मैं आपको बताऊं तो हम सस्ते प्लांट्स को छोड़ के महंगी बिजली, आज के दिन 29 मई को हमने महंगी पावर ली है और सस्ती पावर छोड़ी है इन द फॉर्म ऑफ लकी का जो एनर्जी का प्लांट है कराची के अंदर। क्योंकि हम कराची साउथ से नॉर्थ में बिजली को ट्रांसमिट करने की पोजीशन में नहीं है, हमारी जो मटियारी की लाइन है वो अवेलेबल नहीं है। तो हमने 3-4 मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के तहत इसको अटैक करना शुरू किया है। इसको पहले तो आइडेंटिफाई किया है पहले 6-8 हफ्ते में, और फिर अपने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के ज़रिए इसको हम टैकल करने की पूरी कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस, इंक्लूडिंग हमारा जो इम्पोर्टेड कोल है उसे थर कोल के ऊपर शिफ्ट होना, जो हमारे 4 बहुत बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं। तो ये एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी होगी जिसके तहत आपका पावर सेक्टर कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ अगले 5 साल इंशाल्लाह जाके बहुत बेहतरी आएगी। हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से इंशाल्लाह। अच्छा लहारी साहब, आपने एक ओवरऑल पिक्चर तो हमें दे दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोई जागरण वाला सवाल नहीं पूछना चाह रहा, मैं बिल्कुल सादा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ। माना कि आपने पता है कि बहुत मसले हैं और ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई। हमें बिल्कुल याद है जब पाकिस्तान में बिजली की प्रोडक्शन ही कम थी और जिस तरह की लोड शेडिंग होती थी हमें याद है, लेकिन लोड शेडिंग अभी भी हो रही है। और मेरा ये सवाल है, एक सादा सा सवाल है, हो सकता है कहमकाना सा सवाल है कि अभी पाकिस्तान में बिजली की कमी नहीं है लेकिन इसके बावजूद फिर क्यों इतनी लोड शेडिंग हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा, आपको तो बेहतर पता है लेकिन नाज़रीन के लिए भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो 4 डिस्कोस हैं क्वेटा, पेशावर, हैदराबाद और सक्खर, उसमें 72% जो फीडर्स हैं उन पर लोड शेडिंग होती है और कहीं कहीं 16 घंटों की इस गर्मी में। उसके साथ साथ कराची इलेक्ट्रिक की जो है उसमें भी 1/4 फीडर्स में भी तकरीबन आप समझे कि 8 घंटे तक की लोड शेडिंग होती है। तो हमारे पास बिजली की कमी तो नहीं है, इस वक्त लोड शेडिंग क्यों हो रही है इतनी? जी ज़रार भाई, इसमें इसका रीज़न ये है, जितने भी आज मैंने बल्कि प्रेजेंटेशन और पूरी ब्रीफिंग शाम को लिया, कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है इसी इशू पे। देखिए आज के दिन में 25,000 मेगावाट इस वक्त बिजली की मांग थी। आज जो पीक डिमांड थी, आज हमने 21,000 जी मेगावाट बिजली सप्लाई की है। 4,000 मेगावाट शॉर्ट हमने बिजली सप्लाई की है। वो इसलिए की है क्योंकि हमारे जितने भी 20% से ज़्यादा जो बिजली चोरी वाले फीडर्स हैं, जिस तरह आपने कहा सेप्को हैस्को के अंदर तकरीबन 70% ऐसे फीडर्स हैं जहां लोड शेडिंग हुई है, तो उन फीडर्स के ऊपर 20% से 90% के बिजली चोरी के फीडर्स के ऊपर मुख्तलिफ इकनॉमिक लोड शेडिंग का स्केड्यूल है। यानी अगर आप वहाँ लोड शेडिंग ना करें उन थेफ्ट वाले फीडर्स के ऊपर, तो आपका नुकसान जो गर्दिशी कर्जे के अंदर इजाफा करेगा वो इस वक्त अगर हमारा 500 अरब रुपए का नुकसान है जी सालाना, तो वो कोई 1200 अरब रुपए से ऊपर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमने वो इकोनॉमिक लोड शेडिंग करने के अलावा हमारे पास
कोई और मेजर अनलेस हम उस थेफ्ट को कंट्रोल करें है ही नहीं। वी डोंट हैव एन ऑप्शन। इसीलिए हमने बहुत अग्रेसिवली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और प्रोविंसेस को इंगेज किया है। आपने देखा होगा KPK के साथ हमारी काफ़ी आगे की तरफ मूवमेंट हुई है, सिंध के वज़ीर आला के साथ हुई है, बलूचिस्तान के साथ बात करें। आज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरा जो अपना ट्राइबल एरिया है देरा गाजी खान में, जिसका हेडक्वार्टर एक हिल स्टेशन है फोर्ट मंडरू, वहाँ 18 घंटे 20 घंटे बिजली नहीं होती थी। हमने 3 दिन की लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ ड्राइव चलाई, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं की, 100% थेफ्ट फ्री उसको किया, और आज रात 8 बजे वहाँ 24 घंटे बिजली की शुरुआत हो चुकी हुई है। नॉट बिकॉज आई एम द मिनिस्टर ऑफ दैट कंस्टिट्यूंसी बट बिकॉज वी मेड इट थेफ्ट फ्री। दिस इज़ एन एग्जाम्पल जो हमें 50-50 फीडर्स को उठा के करना पड़ेगा, उसके बगैर ये लोड शेडिंग नहीं ख़त्म होगी और ना ही हो सकती है। अच्छा लगारी साहब, अब टैक्टिकल लोड शेडिंग, टैक्टिकल नहीं, ये इसको एक और चीज़ भी है। अच्छा, अब क्या किया जा रहा है? वी कॉल इट इकोनॉमिक लोड शेडिंग या रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग भी शायद इसको कहा जाता है, राइट? अब जो इसको टैकल करने, बिजली चोरी को टैकल करने के जो काम किया जा रहा है उस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन ये जो आपने अभी कहा है ना, इकोनॉमिक लोड शेडिंग या रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग, नेपरा का मौक़िफ़ तो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है शायद, क्योंकि मुझे याद है कि 2021 में उस वक्त के जो चेयरमैन नेपरा थे उन्होंने कहा था कि जी ये जो रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग होती है ये गैर कानूनी है और ये रूल्स की खिलाफ वर्जी। अब माना कि जो डिस्कोज हैं वो कहते हैं कि जी जो 2013 की जो एनर्जी पॉलिसी थी उसके गाइडलाइंस के तहत तो हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। नेपरा अग्री नहीं करता। नेपरा ने यह भी कहा कि चेयरमैन नेपरा ने 2021 में ये कहा था कि जी हमें समझ नहीं आती कि डिस्कोज को इतनी क्लीन चिट क्यों दी जाती है। और बल्कि पिछले माह आपको अच्छी तरह से इस बात का इल्म होगा कि पहले तो नेपरा सिर्फ कॉशन करता था ना, डांटता था। पिछले माह नेपरा ने बाकायदा जुर्माने लगाए हैं और कोई मामूली जुर्माना भी नहीं था। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है, शायद डिस्कोज के लिए मामूली है। 50-50 मिलियन रुपए का 5 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, जिसमें की इलेक्ट्रिक भी शामिल थी। और उन्होंने कहा था कि जी आप अगर कुछ लोगों की बिजली चोरी जो बिल्कुल नॉन अनएक्सेप्टेबल है उसकी बेसिस पर अगर आप पूरे इलाके को कर रहे हैं तो ये फिर कलेक्टिव पनिशमेंट बनती है। तो इसमें क्या हुकूमत और रेगुलेटर को इग्नोर कर रही है? कोई बात हुई है नेपरा की आपके साथ कि यार आप भी हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि उनका मौक़िफ़ तो मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा है इस वक्त। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है, कलेक्टिव पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट, यू कांट गो बियॉन्ड अ सर्टन इंटेंसिटी एज फार एज कलेक्टिव पनिशमेंट इज़ कंसर्न। और ये नाहक है। मैं अगर एक बिल का पेयर हूँ तो साथ वाला चोरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, व्हाई शुड आई बी जी punished for that? But unfortunately I have some the numbers to take care of also, no? I also have to take care of as a shareholder of these companies or as a manager of these companies. Unfortunately पॉलिसी मेकर का ये काम नहीं है। ये मैंने PTCL के साथ भी प्रूव किया था। सन 2004 में हमने सिंसेरली ट्राई किया, हमने डीरेगुलेट सेक्टर को किया और प्राइवेटाइज करके हमेशा के लिए सरकारी बाबुओं और वज़ीरों और मुशीरों और सियासतदानों के हाथ से PTCL को निकाला। आज PTCL इज़ मच बेटर ऑफ। के इलेक्ट्रिक का एग्जांपल मैं आपको नहीं दे सकता बिकॉज यूल से कि वहाँ क्यों नहीं फिर हुआ प्राइवेटाइजेशन। के इलेक्ट्रिक की ट्रांजैक्शन में सीरियस फ्लॉज और गैप्स थे। हम इस वक्त जो प्राइवेटाइजेशन के मॉडल की तरफ बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर मैं चल पड़ा हूँ, वो हम उसकी जो मिस्टेक्स थी उनको लर्न करके और हम बीच में बहुत सारी शिकें ऐसी रखेंगे ताकि हमारे कंज्यूमर इंटरेस्ट मेंटेन रहे और हम रिटेल साइड के ऊपर कंपटीशन भी क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। तो इसका देर पा हल सर सवाए प्राइवेटाइज करने के और हुकूमत के जंजाल में से निकालने के और कोई नहीं है। नंबर वन, जहाँ तक आजकल की बात है तो आजकल का जो हमें अर्ली हार्वेस्ट चीज़ मिल सकती है वो यही है कि मैं प्राइवेटाइजेशन से पहले बोर्ड्स को चेंज करूं और प्रोफेशनल लोगों के हवाले करूं। और आपको खुशी होगी ये बात सुन के कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री, जो अभी जल्दी अनाउंस हो जाएगा 2-4 दिनों में, यू विल हेयर दैट द बोर्ड्स हैव बीन फॉर्म्ड
इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर एवर। और हम बहुत रिलाय कर रहे हैं अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन टू अ बेटर एनवायरनमेंट, अपने बोर्ड्स के ऊपर रिलाय करने लगे। मेरा जॉइंट सेक्रेटरी है, मुझे कंपनी चलाना आता नहीं है, मेरा काम ही नहीं है। मैं कौन हूँ सीईओ चूज़ करने वाला और सीएफओ और सीआईओ और चीफ इंजीनियर चूज़ करने वाला। तो हम लोग बिल्कुल ये अथॉरिटी गिव अप कर रहे हैं। और बेसिक थोड़ा सा हाँ, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। तो ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, इस पे थोड़ी सी हम मजीद आपसे सवालात करें। जी, तो हम बात कर रहे हैं बिजली के गड़बड़ घोटाले की। और जब भी बिजली के सेक्टर की बात होती है, पावर सेक्टर की, तो घूम फिर के उसका जो महवर होता है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, उनकी इनएफिशिएंसीज़, वहाँ पे पुअर गवर्नेंस का बार बार जिक्र होता है। उवैस लगारी साहब वज़ीर तवानाई हमारे साथ हैं। लगारी साहब, अभी ब्रेक से पहले आपने कहा कि हम कोई खुशखबरी सुनेंगे, इसको आप रीवैम्प करने जा रहे हैं। आज मैं हमारे लीडिंग बिज़नेस करस्पॉन्डेंट हैं शहबाज राना, उनकी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ये तहैया किया कि ये जो 8 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, इनमें से हम बेकार लोगों को निकालेंगे, सिफारिशी लोगों को निकालेंगे, मेरिट पे लोगों को लेकर आएंगे। लेकिन उसमें रुकावटें आ रही हैं उनकी रिपोर्ट के बगैर, और उस मामले को सर्द खाने में डाला गया है। ज़रा बताएंगे कि क्या प्रेशर आपको फेस हो रहा है इसमें? उन्होंने एक वो ट्वीट भी किया है, मैंने ट्वीट का जवाब भी दिया है आज उनको एक्सप्लेन करने के लिए। दैट द प्राइम मिनिस्टर स्टैंड्स कम्प्लीटली, he remains completely steadfast on his resolve to bring in good governance। ये छोटी मोटी रेजिस्टेंसेस आती हैं, कोई सिस्टम के अंदर से आती है, कोई उसके तौर तरीक़ों से आती है, कोई प्रोसीजर से आती है, but we'll overcome these in the very near future। You'll hear good news in the very near future। हमारा ये resolve, ये देखिए पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स का ये कोर है, कोर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सर, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। आप बिजली देते हैं, ट्रांसमिशन में हैं डिफेक्ट्स, इनएफिशिएंसीज हैं हमारी जनरेशन कंपनीज के अंदर। 7-7 अरब रुपए की सैलरीज हमारी हुकूमती ओन्ड जेनकोस दे रही हैं, और वो एम्प्लॉय सिर्फ प्लांट्स की शक्ल देखते हैं, वो प्लांट्स कबाड़ा हो चुके हुए हैं। उनको भी हम वो निकाल रहे हैं और सॉर्ट आउट कर रहे हैं अगले 5-6 महीने के अंदर। लेकिन द कोर इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। पैसा नहीं आता, वो पैसा नहीं आता, पे नहीं होता, लोन्स बढ़ते हैं, इंटरेस्ट बढ़ते हैं, लिक्विडिटी के इश्यूज होते हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे इस सेक्टर के अंदर किसी एक चीज़ के ऊपर हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रॉपर गवर्नेंस के लिए और सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर there is no room for compromise। और इंशाल्लाह ये साबित करके रहेंगे। मैं एक सवाल सरदार उवैस लगारी से पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि जो मसले का हल है वो है प्राइवेटाइजेशन। बहुत अच्छी बात है। अगर आइडियल प्राइवेटाइजेशन हो तो उसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं, कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन का इवेंचुअल फ़ायदा जो है वो कंज्यूमर को पहुँचता है। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उन कंपनियों ने कंज्यूमर का खून चूसने के लिए, चाहे कोई भी सेक्टर हो, एक कार्टेल बना के ऑपरेट किया है। और मसला फिर वही आ जाता है कि ठीक है, हुकूमत को के ये काम नहीं है, ये सनतकारों के काम है, बाकी लोगों के काम है, फ़ाइन। लेकिन ये जो कार्टेलाइजेशन है, ये तो बिल्कुल ऐसा है बकौले गालिब के पहले मैं गोरे की कैद में था, अब मैं काले की कैद में हूँ, तो मेरे लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा तो खून ऐसा चूसा जाएगा। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी कायम हैं, उसके बावजूद हम, मेरे लिए क्या सेफ गार्ड हैं मेरे कंज्यूमर के लिए, अगर आप ये प्राइवेटाइजेशन करते भी हैं टोटल? तो देखिए वसुदुल्लाह भाई, प्राइवेटाइजेशन 2 किस्म की होती है। एक ऐसे सेक्टर्स के अंदर होती है जो कंपटीशन होता है। आपने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर देखा, हमने पहले कंपटीशन क्रिएट किया, डीरेगुलेट किया, फिर प्राइवेटाइज किया, पीटीसीएल, कोई कस्टमर कंज्यूमर का नहीं बिगाड़ सकी वो सेक्टर। हालांकि हमारा रेगुलेटर बड़ा कमज़ोर है जी, पीटीए कमज़ोर रहा है, कभी वो रेगुलेटर के पूरे मेंबर्स भी नहीं रहे। उसके बावजूद कंपटीशन ने ड्राइव किया कंज्यूमर इंटरेस्ट को। आज आप अमेरिका से भी ज़्यादा जी सस्ते हैं,
in cellular services and other broadband facilities वगैरह, your industry has no problems. बिजली के सेक्टर के अंदर इस वक्त ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ही मोनोपोलीज हैं, हम जानते हैं ये मोनोपोलीज हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त नेपरा की बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, लेकिन हम साथ साथ अपनी पॉलिसीज़ के अंदर और प्राइवेटाइजेशन के होते हुए एक और रिटेल सेक्टर भी कायम कर चुके हुए हैं, यानी बिजली बेचना और बिल जमा करवाना और ट्रांसफार्मर्स लगा के सर्विस प्रोवाइड करना, ये एक और टियर ऑफ कंपटीशन भी नीचे क्रिएट होगा पोस्ट प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन के अंदर इसमें हमें ये सिक्योर और सेफ्टी वैल्व हमारे पास ये है कि जनरेशन कंपनीज जिस कीमत पे उनको बिजली देंगी, उनके पास एक बहुत छोटा मार्जिन है अपनी एफिशिएंसीज किक इन करके डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क में से पैसे बनाने का, और उसके हम मल्टी ईयर के टैरिफ्स देंगे पहले। यानी नेपरा कहेगा कि तुम्हारा अगले साल 7 साल का जो टैरिफ है वो इन बुनियादों के ऊपर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, तो उनके पास रूम टू प्ले एज़ फार एज द प्राइस इज़ कंसर्न्ड कम से कम होगा, ताकि सब्जेक्टिविटी उनके पास ना हो। ये हमारे लिए कंज्यूमर इंटरेस्ट जो आप फरमा रहे हैं, आप तो कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना सर, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ जी मोनोपोलीज हैं। तो हम इस मोनोपोली सिचुएशन के अंदर इस वक्त जो काम शुरू कर चुके हैं, इन्हीं इंटरेस्ट को वॉच करके हम करेंगे, वरना कभी नहीं करेंगे हम। ठीक है। और इंश्योर करेंगे कि हम लोग कई जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स ना करें जहाँ सब्जेक्टिविटी थी, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाया ऐसे जाता था कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स में लोग फ़ायदा उठाएं, आपके पास इख्तियार हो जिस दिन आप किसी को फेवर करना चाहें ना फेवर करना चाहें। ये आज के दौर में हमारे होते हुए नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक मतलब है, बिल्कुल ठीक है। हर दिल में है दर्द जिसको, हाँ, राइट, वो भी है। प्राइवेटाइजेशन अच्छी भी है, बुरी मिसाल भी मौजूद है आपके पास, जैसे आप करना अच्छा चाहें। तो एक वक्फा लेते हैं break लखारी साहब, उसके बाद फिर उस पॉइंट पर आते हैं जो मेरा ख्याल है कि सबके दिल के बहुत करीब है, और वो है बिजली के बिल। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी। और अब वो सवाल, महीने की जब शुरुआत होती है तो सब अपने दिल थाम लेते हैं कि अभी बिजली का बिल आने वाला है, और इस दफ़ा जितनी गर्मी हुई है तो हमें सोच ही सकते हैं कि कितना आने वाला है। तो लगारी साहब, अब बातें हैं हम जिस पर हमेशा बात हो रही होती है IPPs पर, और जाहिर है कि यहाँ पर मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ। इनका क्या चक्कर है? क्योंकि अभी जो मैं पढ़ा था, और मतलब मैं ज़्यादा इकोनॉमिक इशूज़ में नहीं, मेरी इतनी समझ शायद, लेकिन 70% पावर परचेज जो हमारे कॉस्ट हैं वो कैपेसिटी चार्जेस हैं जो हमें IPPs को देनी पड़ती हैं, राइट। और ये इस माशी साल की बात हो रही है, और अगले माशी साल में ये शायद 30 से 35% मज़ीद बढ़ेगा। तो अब हमने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं, कुछ और IPP प्रोजेक्ट्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं, उसमें हमारे पास कोई चारा नहीं है क्योंकि इट्स ऑल इन द पाइपलाइन। लेकिन इनका क्या किया जाए? ये तो एक बोझ है जो हर साल भारी से भारी होता जा रहा है। देखिए जी, ये IPPs के साथ जब भी कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, ये एक प्लान होता है कि मेरे मुल्क में आप कितनी डिमांड किस साल में आएगी, और ये अगले 10 साल का यूजुअली प्लान बना के रखते हैं। सो हर साल आपके अगले 10 साल का डिमांड की प्रोजेक्शन होती है, कितनी इकॉनमी ग्रो करेगी, कितनी डिमांड बिजली की ग्रो करेगी, उसके मुताबिक मेरे पास एक सिस्टम होना चाहिए। और ये बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर गर्मियों और सर्दियों के अंदर ये डिमांड बहुत फ़र्क है। विंटर्स में ये 12,000 मेगावाट पे चली जाती है, और समर्स के अंदर आजकल आप देख रहे हैं 25, 26 जी 27,000 मेगावाट के करीब होती है। अगर हम 27,000 वाट में मेगावाट या 30,000 मेगावाट के मुताबिक प्लांट्स ना लगाएं तो आप गर्मियों में बिजली की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। समर विंटर्स के अंदर नीचे होती है, तो वो जो गैप होता है जिसके अंदर वो कैपेसिटी आइडल पड़ी होती है, उसमें उन प्लांट्स का रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का बिजनेस सेंस ही नहीं मेक करता, अनलेस आपको उन लोगों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स दें जहां उनकी एक ख़ास रेट ऑफ रिटर्न हो रहा हो। वो चाहे आप कंपेटिटिव तरीके से उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स करवाएं, नेगोशिएटेड करवाएं या जो भी करवाएं। तो हमारा डिमांड सप्लाई का जो वेरिएशन है, जो सिक्लिकल डिमांड है हमारी, वो हमें बहुत ज़्यादा हिट करती है। दूसरा ये बदकिस्मती हुई है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स थी, जो डिमांड थी, वो ऊपर नहीं गई, वो स्टैंड स्टिल हो गई। कोविड बीच में आया, इकोनॉमिक कंडीशंस नीचे गई। आजकल जी ज़रार भाई मुसीबत ये है,
आपकी डिमांड कम हो रही है। हमारी महंगी बिजली की वजह से लोग ऑफ ग्रिड जा रहे हैं। मैं खुद एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स का ओनर हूँ, मेरे पास ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, मैंने उनका कनेक्शन भी कटवा दिया और मैं अपनी आप को सोलर ऑफ ग्रिड पे ले चुका हुआ हूँ, बिकॉज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता वो बिजली जो महकमा दे रहा है। इंडस्ट्री को आप 235 अरब रुपए सालाना एक्स्ट्रा पे करवा रहे हैं बिजली की कीमत से ज़्यादा, क्योंकि आपने अपने गरीब जो तबका है, जो प्रोटेक्टेड क्लासेस हैं, उनको उस 235 अरब से उनको फंड करवाना है। हमारी डिमांड श्रिंक हो रही है, कैपेसिटी आइडल होती जा रही है और उसकी वजह से कीमतें ऊपर जा रही हैं। इस चेन को ब्रेक करना है। इस चेन को ब्रेक करने के 4-5 तरीके हैं। बिजली की कीमत को नीचे लाओ, डिमांड को ऊपर लेके जाओ, कैपेसिटी पेमेंट्स को नीचे लेके आओ ताकि आपको एक सस्ती बिजली जो ज़्यादा कंज्यूम हो वो मिले। दूसरा, आपकी जो IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाइनीज़ IPPs के साथ ख़ास तौर के ऊपर, उनसे हमें बात करके गुजारिश ज़रूर करनी पड़ेगी कि चाहे हमने आपकी पेमेंट्स नहीं भी दी, चाहे हम पीछे भी हैं पेमेंट्स देने में, लेकिन आपके इंटरेस्ट में है और हमारे इंटरेस्ट में है कि हम इसका जो डेट है चाइनीज़ IPPs का, उसको एक्सटेंड करवाएं ताकि हमारा अगले 5 साल का जो बोझ है कैपेसिटी पेमेंट्स का वो कम हो। तीसरी तौर तरीका ये है कि बिजली की कीमत को आप एनर्जी मिक्स बेहतर करें। अगर आप अगले 5 साल में इंपोर्टेड कोल से थर कोल पे आ जाते हैं तो आपका सालाना 2 रुपये यूनिट का फ़र्क पड़ता है, उससे कमी होती है। अगर आप ट्रांसमिशन लाइन बना जाते हैं नॉर्थ साउथ की, जो कि 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने PSDP के अंदर इस दफ़ा रखवाए हैं, उससे आपको 2.25 रुपये पर यूनिट का और इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारे हार्वेस्ट हमने करने हैं मुख्तलिफ, ताकि हम एनर्जी की कॉस्ट को नीचे लाएं। और IPPs का एक और मैं आपको बताऊं, इस वक्त तकरीबन 6,500 मेगावाट के ऐसे IPPs हैं जो आपके लिए बहुत महंगे होते हैं रन करना। उन IPPs को भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि वो हम 2035 तक उनका किराया क्यों भरें भाई कैपेसिटी पेमेंट्स का। तो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कैपेसिटी पेमेंट्स की है उसको कैलकुलेट करके उनको डिस्काउंट ऑफर करके उनको कहें प्लीज़ एग्जिट द सिस्टम, आप हमारे ऊपर बोझ हैं। ताकि और इन तमाम चीज़ों को इकट्ठे मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के ज़रिए ही पावर सेक्टर की कोई इंशाल्लाह जी बचत हो सकेगी, जिसके ऊपर सिंसेरली हम लोग पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हमारे ये इन तमाम चीज़ों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर अप्रूव कर चुके हैं एंड वी ऑलरेडी स्टार्टेड वर्क ऑन दैट। लगारी साहब, कहीं सारा मलबा सोलर पे तो नहीं गिरने वाला? क्योंकि ये अक्सर इस पर बात होती है और आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ। जी सर, ये जो एक रिपोर्ट जिनका आपने जिक्र किया, उसी किस्म की रिपोर्ट एक आई थी कि हम नेट मीटरिंग से ग्रॉस मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं। देखें, जिसके साथ लाइसेंस हम साइन कर चुके हैं, चाहे वो 5 किलोवाट का आम इन्वेस्टर हो या वो कोई IPP हो, हमें उन लाइसेंसेस की सैंक्टिटी को बहाल रखना है हर हालत में। हम लोग उनको बेहतर ऑफर कर सकते हैं एग्जिट के लिए, लेकिन नहीं निकाल सकते ज़बरदस्ती। दूसरी बात यह है कि ये नेट मीटरिंग, आपको याद होगा 2017 में जब मैं 1 साल के लिए इस महकमे का वजीर था, मैंने इंट्रोड्यूस की थी। उस वक्त नेपरा और ये पावर मिनिस्ट्री इसके ऊपर ऐसे भूत बला बन के बैठे हुए थे। हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब ये बहुत हेल्दी ग्रोथ कर चुका है, लेकिन अब ये एक बोझ भी बनना शुरू हो गया है। आप जो फालतू बिजली सिस्टम को बेचते हैं, आप 20 सेंट के ऊपर आज नेट मीटर वाला बेच रहा है। 20 सेंट पे मैं जब बिजली खरीदूंगा तो मेरे पूल प्राइस के अंदर बिजली की कीमत बढ़ेगी। अब मैंने इन द फ्यूचर ऐसी नेट मीटरिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी है जो हम कैलकुलेशंस करेंगे, सोचेंगे कि इन्वेस्टर को भी नुकसान ना हो, लेकिन हम भी एक रियलिस्टिक प्राइस की तरफ मूव करें। उससे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब उनका लाइसेंस एक्सपायर होगा, जो 6-7 साल के बाद होता है, उसके बाद वो नई रजीम में आएंगे। अगर हमने नई रजीम लेके आई, माई सेल्फ, द प्राइम मिनिस्टर, माई पार्टीज प्रेजिडेंट, ऑल ऑफ अस आर 100% रिन्यूएबल्स के हक में,
और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, जो आप सारा वक्त हम कहते हैं ना हमारा रिन्यूएबल्स का बड़ा कम शेयर है, नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें जो हाइडल पावर दी है और जो हाइडल सोर्स दी है, दैट इज़ रिन्यूएबल्स। लोगों के पास बदकिस्मती से ये हाइडल पावर की अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास है और हम इसको इस्तेमाल भी करें और फ्यूचर में हमारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत एजुकेटेड क्लासेस देखती हैं, तो हमारी बेसिक फॉल्ट लाइंस हैं। हम जब एक डैम बनाते हैं उसके अंदर पानी इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को हम कैलकुलेट ही नहीं करते पानी के लिए। हम सारा पानी का और बिजली दोनों का बोझ बिजली के ऊपर डाल रहे होते हैं। आपने अच्छा तो किया, हमारी बहुत सीरियस फॉल्ट लाइंस हैं जो हमें ठीक भी करनी है। में उसकी ज़ाहिर है कि अपनी एक कंट्रोवर्सी भी है, उसका एक एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होता है। अभी हमने कश्मीर में देखे इतने सारे मुजाहरे, वहाँ पे इतना बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट बना लेकिन उनको रिवॉर्ड मिला या नहीं। बस जाते जाते आपसे एक सवाल, आपने इतनी ज़्यादा हमने बात की कैपेसिटी पेमेंट्स पे, आपके पास कैपेसिटी है ये सब करने की? पेमेंट की कैपेसिटी, ये इतने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ डील करने की किस चीज़ की कैपेसिटी है जी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी है? जितने बड़े चैलेंजेस हैं जिनको आप मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, उनसे निमट पाएंगे? हमारे पावर डिवीजन का टेक्निकल आर्म है ही नहीं। अभी पिछले 2 महीने में हमने आके कंसल्टेंट्स हायर किए हैं, अपने पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स हायर किए हैं, एनर्जी इकोनॉमिस्ट लेके आए हैं। हमारी CPPA और NPCC वगैरह के अंदर अच्छे लोग हैं, PPIB में हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं तो इस मिनिस्ट्री को हम लोग बिल्कुल एक नई वॉर फुटिंग के ऊपर चेंज कर रहे हैं, इसका द वे टू वर्क। हम लोग एक टेक्निकल आर्म बना रहे हैं जो पॉलिसी मेकर को हेल्प करेगा, ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी उसको इम्प्लीमेंट करेगी। हमने जो IT और टेलीकॉम में उस वक्त किया था, उसी के जरिए हम उसी स्ट्रैटेजी के साथ मूव कर रहे हैं। You really pointed out something most important in this entire sector. Thank you. दुआ गो हैं, बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। बस एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। चूँकि अहमद फरहाद ने खुद ही कहा था कि ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है, इसे उठा लो, लिहाजा कुछ लोगों ने इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इन्हें 15 मई को उठा लिया। और उसके अगले ही दिन उनकी जो अहलियाँ हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उन्होंने एडमिट किया उनकी दरख्वास्त को। 29 मई का दिन है आज अचानक सुबह अदालत को बताया गया कि जो अहमद फरहाद है वो तो आज़ाद कश्मीर में जो इलाका है बाग, और बाग में धीर कोर्ट वहाँ की पुलिस की तहवील में है, और अब उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हिदायत पर मुज़फ़्फ़राबाद पुलिस के हवाले भी किया जा रहा है कि मुज़फ़्फ़राबाद पुलिस को भी वो मुख्तलिफ़ मुक़दमात में मतलूब हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ISI और MI के सेक्टर कमांडर्स, डायरेक्टर IB, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी क़ानून, वज़ीर क़ानून को तलब किया था। ताहम IG इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए, वज़ीर क़ानून आए, बाकी कोई नहीं आया। और वहीं ये बताया गया, IG ने बताया कि अहमद फरहाद को दरअसल पुलिस की हिरासत में है। अदालत ने आज की समाअत लाइव नशर करने के अहकामात भी जारी किए थे, लेकिन पता नहीं इन अहकामात पे क्यों अमल दरामद नहीं हो सका। इनकी जो अहलियाँ हैं उन्होंने कहा कि, और ये तहरीरी बयान है कि 2 साल से अहमद फरहाद को धमकियाँ मिल रही थीं। इस दौरान उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पे 3 TV चैनल से निकाला गया। अगवा के बाद अहमद फरहाद के नंबर से एक नामालूम व्हाट्सएप कॉल आई और आती रही, और उसमें यह कहा गया कि अगर ख़ास वापस ले लें तो आपका शौहर 2 रोज़ में घर आ जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते अहमद फरहाद के वकील हैं हादी अली चट्ठा, उन्होंने ज़रा हटके के सामने इन नामालूम फ़ोन कॉल्स का कच्चा चट्ठा खोला था। जुमे की रात को उनकी अहलिया जो पिटिशनर हैं उनसे रब्ता किया गया। फरहाद के नंबर से व्हाट्सएप पे उन्हें कॉल की गई, मैसेज भी किए गए,
और ये एक्सचेंज चली संडे तक, फ्राइडे नाइट से संडे तक ये एक्सचेंज चली। और इस एक्सचेंज के अंदर उन्होंने जो है इनको कहा, पिटिशनर को, कि आप अपनी पिटिशन विड्रॉ करेंगी, आप अपनी पिटिशन विड्रॉ करेंगी हाई कोर्ट से, नहीं, ये किसने तभी कहा? आपके मियाँ वापस आएंगे। और ये कहलाया गया, ये उनको फरहाद से खिलवाया गया, मगर पीछे जो है वो आवाजें आ सकती हैं उन 3-4 अफराद की जो उनसे ये कहलवा रहे थे और डिक्टेट कर रहे थे ठीक और है। इसके अलावा जब उनको मैसेज आ रहे थे तो वो अपने शौहर का टाइपिंग का स्टाइल पहचानती हैं, तो इसलिए वो समझ रही थी कि ये कोई और टाइप कर रहा है, और वो भी उनसे थर्ड पर्सन में ही बात कर रही थी। उन्हें बता रही थी कि आप मेरे मियाँ को वापस आने दें, कब आएंगे मेरे मियाँ वापस। ये सारी कॉन्वर्सेशंस जी जो हुई फ्राइडे नाइट को, उसके मुताबिक 3 ड्राफ्ट्स एक्सचेंज हुए इनके दरमियान। और उन ड्राफ्ट्स में उनकी जिद थी, जिनके तहवील में फरहाद हैं, उनकी जिद थी कि आप अपने विड्रॉ सीएम में लिखेंगे कि फरहाद अपनी मर्जी से गए हैं, उन्हें अगवा नहीं किया गया। जिस पे हमने जो है इस पे एहतजाज किया और कहा कि हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, ये तो गलत होगा, गलत बयानी होगी अदालत से। हमने कहा कि हम ये ड्राफ्ट कर सकते हैं, जो तीसरा हमने उन्हें दिया, जिस पे दोनों पार्टीज एग्री हुई, और वो ड्राफ्ट ये था कि हमारा राब्ता हो गया फरहाद से, जो हकीकत थी, और अब वो वापस आ जाएंगे। ये हमें कहा गया कि आप फाइल कर दें, और हमें यकीन दहानी कराएगी कि सैटरडे मॉर्निंग को आप फाइल करेंगे तो फरहाद वापस आ जाएंगे आपके पास। जब हमने ये फाइल की और पिटिशन जो है उनकी अहलिया, उन्होंने उसको भेजा वापस अगवाकारों को और पूछा कि मेरे मियाँ कब वापस आएंगे मेरे पास, तो अगवाकारों की तरफ से जवाब आया कि वो अब मंडे को आपको वापस आएंगे घर। जिसके बाद फिर हम सब ने फैसला किया कि ये जो है हम इसको विड्रॉ नहीं करेंगे, हम अपना मेन केस जो आईनी अदालत में है उसको परस्यू करेंगे, क्योंकि ये जो फैक्ट्स थे और ये जो कॉन्वर्सेशन थी, इसकी हमारे पास स्क्रीनशॉट्स मौजूद थी, हमारे पास कॉल लॉग्स भी मौजूद थे। हमने वो सारे पिछली रात को, संडे की रात को, जो इस केस के आईओ हैं उनको भी प्रोवाइड की, और आज सुबह हियरिंग शुरू होती जज साहब को भी इंतबा किया इस बात से कि ये हमारे साथ हुआ है। हमें कहा गया कि आप फाइल करें तो छूट जाएंगे, और अब वो नहीं छूट रहे। अब अयां हो गया, वाजे हो गया कि वो किसकी कस्टडी में है, जिसके बाद फिर अदालत ने अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट। यार ये हादी अली चट्ठा जो है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत काबिल वकील हैं, लेकिन दुख होता है यार, पता नहीं क्यों ये इस तरह की कहानी है। इसलिए कि एक हकीकत और आज सुबह सामने आई है, वो बिल्कुल 180 डिग्री मुख्तलिफ है। उसमें कोई एजेंसी, कोई खुफिया गिरोह, कोई मुलव्वस नहीं है। सीधा सीधा ये तासुर मिलता है कि अहमद फरहाद खुद अपनी मर्ज़ी से गायब हुए थे। मैं आपको आज जो पर्चा दर्ज किया है पुलिस ने कोहाला के पुल पे, उसके 2-4 लाइनें बता देता हूँ, उससे आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। ठीक है, पर्चा ये दर्ज किया गया है जनाब के कोहाला पुल पे पुलिस एहलकार शौकत कोई थे, शौकत साहब, उनकी कोई ड्यूटी थी। तो आज 7 बजे एक कैरी डब्बा नंबर 4368 चेक पोस्ट पे नमूदार हुआ। तो जाहिर है कि चेक पोस्ट पे जो सिपाही थे उन्होंने शनाख्ती कागजात तलब किए। अंदर एक जो मुसाफिर बैठा हुआ था, एक मुसाफिर, उसने चेक पोस्ट के अहलकारों से बदतमीज़ी शुरू कर दी, सख्त कलामी शुरू कर दी। हो सकता है कुछ गालियाँ वालियाँ भी दी हों। इस पर जाहिर है कि उन्होंने बहुत तहम्मुल के साथ उस मुसाफिर को बाहर निकाला और उनसे पूछा, भाई हम तो आपसे सिर्फ आपकी शनाख्त पूछ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरा नाम जो है वो फरहाद अली शाह है, इत्तफाक से अहमद फरहाद का नाम भी फरहाद अली शाह है, और मैं पिंडी से आ रहा हूँ और अपने आबाई गांव आज़ाद कश्मीर में जा रहा हूँ, आपका क्या मसला है, तकलीफ़ है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार आप पढ़े लिखे आदमी लगते हैं, आपसे इसकी तवक्को नहीं थी, लिहाजा हम कारे सरकार में मुदाखलत का पर्चा जो है वो आपके ख़िलाफ़ काट रहे हैं कि आपने ये जो बदतमीज़ी की है ना बेजा किस्म की। तो इससे FIR से साबित होता है कि ये बंदा अचानक से कैरी डब्बे में आया और ज़ाहिर हो गया और उसने उल्टा बदतमीज़ी की और इनकी तहवील में। अब वो तहवील वहवील यार क्या है, तहवील होती है, ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात हुई है आज, किन की? अहमद फरहाद की, मुजफ्फराबाद। अच्छा। वो जिस थाने में बताया गया था वहाँ नहीं थे, फिर वो मुजफ्फराबाद फैमिली गई है, उनकी मुलाकात हुई है। कहने वाले कह रहे हैं कि शुक्र करें कि वो ज़िंदा सलामत है, वो ठीक है, बाकी ज़्यादा सवालात ना करें। तो यही कह सकते हैं हम जिस अच्छा, मैंने सुना इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी वगैरह की भी दफ़ात जो हैं लगाई जा रही हैं उन पे। हो सकता है उन्होंने कुछ किया हो, कोई बम फोड़ा हो, किसी अभी देखते हैं कल क्या कोशिश की या अगले हफ्ते। हाँ, चलिए इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का पॉजिटिव नोट पर हम कल फिर आपके साथ होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।